Hello students, welcome to our online portal. Students, this is our first lecture of the chapter solution. Solution के अंदर बच्चे जो सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे that is वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर क्या होता है? ये एक बेसिक टर्म है जो इस चैप्टर में हम बहुत बार यूज करते हैं, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं. वेपर प्रेशर बच्चे हम बोलते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय, it is the pressure exerted by vapors of any liquid. Vapors of any liquid. कोई भी लिक्विड जो है उसके जब हम वेपर्स बनाएंगे और उसके वेपर्स जो प्रेशर क्रिएट करते हैं उससे हम क्या बोल देते हैं? वेपर प्रेशर. बट ये वेपर्स कब बनने चाहिए? इन इक्विलिब्रियम स्टेट. जब इक्विलिब्रियम आ जाए किसी भी लिक्विड और वेपर के बीच में, तब जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वेपर्स उससे हम वेपर प्रेशर बोलते हैं. एट एनी गिवन टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ऐसा. अब आप ऐसा भी लिख सकते हो एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पे होगा क्या बच्चे? रेट ऑफ वेपराइजेशन एट इक्विलिब्रियम, rate of vaporization is equals to rate of condensation, is equals to rate of condensation. इक्विलिब्रियम पे वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों का रेट बच्चे इक्वल हो जाता है. इससे हमारा क्या मतलब है? देखना बच्चे ध्यान से. मान लीजिए आपके पास ये कोई क्लोज्ड बीकर है, इसमें हमारे पास ये लिक्विड प्रेजेंट है. इस क्लोज्ड बीकर में ये लिक्विड प्रेजेंट है. आपने इस लिक्विड को बच्चे हीट करना स्टार्ट किया. हीट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें मालूम है कि इसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे. तो ये इसके वेपर्स बनने यहाँ पे स्टार्ट हो गए. अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इतने वेपर्स बन चुके हैं कि वेपर के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिससे हम क्या बोल देते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं. जो लिक्विड से दोबारा वेपर्स जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर्स दोबारा लिक्विड में जब कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा उससे हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. इसका मतलब जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों का रेट इक्वल हो जाए, मतलब जितना लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है उतने ही वेपर्स आपके बैक लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, उस स्टेज को हम क्या बोल देते हैं? इक्विलिब्रियम. और इसी स्टेज पे जो वेपर्स प्रेशर लगाएगा बीकर पे, जो वेपर्स मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं बीकर के साथ जिससे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, उसी प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं? वेपर प्रेशर. क्लियर? अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं. फैक्टर्स इफेक्टिंग वेपर प्रेशर. कौन कौन से ऐसे हमारे पास फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करेंगे? फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ लिक्विड. फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ लिक्विड. लिक्विड का जो नेचर उस पर भी डिपेंड करता है. अगर मान लीजिए किसी लिक्विड के अंदर वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है, वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है. वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब क्या है? कि उसको आप जब थोड़ा सा भी हीट करोगे, कम क्वांटिटी के अंदर भी उसको हीट की सप्लाई देंगे तो भी उसके वेपर्स ज्यादा बन जाएंगे. और इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए किसी लिक्विड के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है, फोर्सेस कैसी हैं? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है, तो फिर उसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि उसके वेपर्स बन जाए, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड है, अटैच्ड है स्ट्रॉन्गली. क्लियर? इसलिए नेचर पे डिपेंड करता है कि वेपर्स कितने बन रहे हैं, तो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करेगा. एंड द सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर. ऑब्वियस है बच्चे, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर्स भी उतने ज्यादा होंगे. उतने ज्यादा वेपर्स बनेंगे मतलब उतने ज्यादा वेपर प्रेशर होगा. अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे मतलब वेपर प्रेशर भी कम एक्सर्ट होगा. तो ये दो फैक्टर्स हैं, मेन फैक्टर्स, जिसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है. अब बच्चे, अब हमने देखना है मेथड टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर. नेक्स्ट इज मेथड
कैलकुलेट वेपर प्रेशर, हम वेपर प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसे कैलकुलेट करने के लिए बच्चे हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, या आप उसको फ्रेंच केमिस्ट भी बोल सकते हो। नाम था बच्चे इनका एम राउल्ट्स, एम राउल्ट्स। ये हमारे पास राउल्ट्स एक साइंटिस्ट थे बच्चे, जिन्होंने वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक लॉ दिया, और उस लॉ को हम क्या बोल देते हैं? राउल्ट्स लॉ बोल देते हैं। RAOULTS, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, अगर आप इसको कंप्लीट बोलें तो सबसे पहला पॉइंट कि ये वोलाटाइल सोल्यूट के लिए एप्लीकेबल है। ये कब एप्लीकेबल है? जब आपका सोल्यूट कैसा हो? वोलाटाइल। ठीक है, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है बच्चे? जिसके वेपर्स आसानी से बन जाए, या फिर आप कह सकते हो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो ऑब्वियसली उसके फिर वेपर आसानी से ही बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पहली कंडीशन आपने ये ध्यान रखनी। क्या स्टेट किया इस लॉ ने? देखिए, इट स्टेट्स दैट partial pressure of any one component of solution, partial pressure of any one component of solution is equals to the product of its mole fraction, is equals to the product of its mole fraction and partial pressure in pure state, जो उसका प्योर स्टेट में प्रेशर हो, at that particular temperature। अब इसको हम डिटेल में समझेंगे बेटा, at that particular temperature। अब जरा ध्यान से देखना, यहां मैं इसका एक रिलेशन लिखता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, A एंड B। दो इन कंपोनेंट से मिलकर कोई सॉल्यूशन बनाया आपने। ठीक है, आप A का प्रेशर अलग से निकालना चाहते हो, पार्शियल प्रेशर मतलब अकेले का, तो मैं क्या लिखता हूं बच्चे इसको? दैट प्रेशर ऑफ A ओनली, प्रेशर ऑफ A, इट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। X क्या है बच्चे यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू प्रेशर ऑफ A इन इट्स प्योर स्टेट। A का प्रेशर उसकी प्योर स्टेट में। सिमिलरली अगर आप B का प्रेशर निकालना चाहते हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू प्रेशर ऑफ B इन इट्स प्योर स्टेट। तो B का प्रेशर आ जाएगा उसकी प्योर स्टेट में। ये बच्चे हमें किसने दिया था? राउल्ट्स लॉ ने। और अगर आप पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना चाहते हो तो क्या आ जाएगा? प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B, मतलब जो भी उसके कंपोनेंट है अगर आप उनका सम कर दोगे तो ये हमारे पास टोटल प्रेशर आएगा। अब जो एक का प्रेशर मैंने आपको बताया यहाँ पे, वो देखिए क्या कह रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ, तो हम प्रोडक्ट ही कर रहे हैं, इट्स मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन लिया, एंड इट्स प्रेशर इन प्योर स्टेट, ये आ गया आपका प्रेशर प्योर स्टेट में। जब ऊपर आप नोट का साइन लगा देते हो, जैसे ये ऊपर देखो, ये मैंने जो ये नोट का साइन दिखाया हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने ये प्रेशर लिया हुआ है इसकी प्योर स्टेट में। समझ गए? प्योर स्टेट से मतलब है जब ये अकेला ही प्रेजेंट है बीकर में, उसको हम प्योर स्टेट बोल रहे हैं। अब यहाँ पे बच्चे आपने मोल फ्रैक्शन एक वर्ड यूज किया है, वो समझिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन को पहला पॉइंट कि आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है A और B। अब A का आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो तो उसको मैंने XA लिख लिया। कैसे लिखूंगा बच्चे? इसका फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का?
इट इज मोल्स ऑफ ए, जिसका भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसका मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल एन से, तो क्या लिख सकता हूं, एन ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब किसके, ए और बी जितने कंपोनेंट है दोनों के, तो क्या लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ये आपके पास एक्स से आ गया। सिमिलरली आप एक्स बी निकालना चाहते हो तो फिर क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दैट इज एन ए प्लस एन। क्लियर, एक्स ए भी आ गया आपके पास, एक्स बी भी आ गया। अब एक्स ए मोल्स ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जितने कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं किसी सॉल्यूशन में, जैसे इसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट है तो इन दोनों का जब हम सम लेंगे तो वो सम किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, 1 के इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सबका मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, ये आप इसके अंदर याद रखो। अब इससे ही रिलेटेड बच्चे आपको मैं एक यहाँ पे न्यूमेरिकल करवाता हूं, फिर आपको ये सारा प्रोसेस वेपर प्रेशर वाला, मोल फ्रैक्शन वाला बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल एसीटेट, vapor pressure of ethyl acetate and ethyl propanoate are 72.8 and 27.7 mm of Hg। ये यूनिट्स होते हैं प्रेशर के, mm of Hg respectively। A solution is prepared by mixing, a solution is prepared by mixing 25 gram of ethyl acetate, 25 gram of ethyl acetate and 50 gram of ethyl propanoate Calculate the vapor pressure of a solution. अब देखना बच्चे ध्यान से, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो उसके कंपोनेंट के प्रेशर के इक्वल होगा, दैट इज प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। यहाँ पे ए और बी की बजाय हम यहाँ पे जो कंपोनेंट क्वेश्चन में गिवन है वही लिख लेता हूँ, दैट इज प्रेशर ऑफ इथाइल एसीटेट एंड प्रेशर ऑफ इथाइल प्रोपेनोट। इन दोनों का प्रेशर के इक्वल होगा। अब आपको देखो क्या गिवन है बच्चे, दोनों का प्रेशर अलग अलग गिवन है, मतलब प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटेट इज 72.8 and pressure of pure form of ethyl propanoate is 27.7। ये दोनों आपको गिवन था। अब हमें मोल फ्रैक्शन अगर और पता लग जाए तो फिर हम इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एसीटेट क्या है, मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट प्लस मोल्स ऑफ इथाइल प्रोपानोएट, ऐसा लिख सकता हूं। मोल्स क्या होता है बेटा, ये आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, मोल इज गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। इथाइल एसीटेट का गिवन मास क्वेश्चन में कितना है, 25। इथाइल एसीटेट का मोलिकुलर मास जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 25/88, ये तो मोल्स इसके ही आगे। अब इथाइल प्रोपोनेट का आप लिखना चाहते हो तो इथाइल प्रोपोनेट का गिवन मास 50 है और इसका मोलिकुलर मास होता है 102। क्लियर, ये आपके पास मोल फ्रैक्शन हमारे पास इथाइल एसीटेट का आ गया। अब इसके अंदर जब दूसरा मोल फ्रैक्शन आप निकालना चाहते हो वो कैलकुलेट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको मोलिकुलर मास के बारे में बता दूं। पहले जो मोलिकुलर मास यहाँ पे मैंने 88 और 102 यूज किया है। इथाइल एसीटेट का बच्चे फॉर्मूला होता है CH3COO C2H5 +1 की अगर ऑर्गेनिक आपको याद है फिर आपको फॉर्मूला भी याद होगा, नहीं याद तो फिर हम इसके अंदर अभी ऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे तब आपको दोबारा रिवाइंड हो जाएगा। इसका मास आप कैलकुलेट करोगे ये 88 आ जाएगा।
सिमिलरली मोलिकुलर मास इथाइल प्रोपेनोएट का कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा उसका, CH3CH2 COO C2H5। इसका अगर आप मोलिकुलर मास कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये मोलिकुलर मास आ गया, ये मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन को जब आप सोल्व करोगे इथाइल एसीटेट को, ये इथाइल एसीटेट बच्चे सोल्व करके ये हमें मोल फ्रैक्शन दे देगा 0.366, ये इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आपको मैंने एक पीछे चीज बताई थी कि जितने कंपोनेंट होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। अगर सम 1 है तो फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल प्रोपेनोएट क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.366, ये आपके पास कितना बन जाएगा 0.634, ये आपके पास दूसरे का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। चाहे तो आप इस मेथड से कैलकुलेट कर लो या फिर जो इसका फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का, चाहे आप वो अप्लाई कर दीजिए, उससे भी आप इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन आ चुका है, अब इसके अंदर आप प्रेशर कैसे निकालेंगे, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रेशर ऑफ इथाइल एसीटेट प्लस प्रेशर ऑफ इथाइल प्रोपेनोएट। फॉर्मूला लिखता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एसीटेट इनटू प्रेशर ऑफ इथाइल एसीटेट इन प्योर स्टेट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल प्रोपेनोएट इनटू प्रेशर ऑफ इथाइल प्रोपेनोएट इन इट्स प्योर स्टेट। मोल फ्रैक्शन पहले का कितना आ रहा था 0.366 और पहले का आपको प्रेशर कितना गिवन था क्वेश्चन में 72.8 प्लस मोल फ्रैक्शन दूसरा कितना है 0.634 इंटू इसका प्रेशर आपको कितना गिवन है 27.7। इन सबको जब आप सम कर लेंगे बच्चे तो ये टोटल आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 44.2 mm ऑफ Hg। तो ये आपके पास पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर आ गया। इंडिविजुअल निकालना है तो आप इंडिविजुअल भी आंसर दे सकते हो, टोटल पूछा गया है तो क्वेश्चन में आप टोटल भी आंसर दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन में बच्चे आपने वेपर प्रेशर को भी यूज कर लिया और मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी आपने यूज कर लिया। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आप बेटा बुक में से ट्राई कर सकते हो। अब इसके अंदर बच्चे एक और क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या है, बस इसके अंदर एक आपको मैंने फॉर्मूला बताना अलग से, वो देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है। अगर आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ लेता है वेपर फेज में किसी भी चीज का, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, अगर आपसे किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन पूछा जाए वेपर फेज में, जो पीछे आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि वेपर फेज में निकालना है, वो आपका लिक्विड में ही चल रहा था। वेपर फेज में निकालना पड़ जाए तो फिर आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। मान लो आप ए का निकालना चाहते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। अब देखिए बच्चे ध्यान से, मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट है ए और बी, पर आप मोल फ्रैक्शन ए का निकालना चाहते हो, किसमें, वेपर फेज में निकालना चाहते हो, तो क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ ए आ जाएगा। ए का प्रेशर आपने कितना कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, मतलब प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। अब यही मोल फ्रैक्शन जो वेपर फेज में है, मैं बच्चे जो क्वेश्चन आपको कह रहा था वो इसी क्वेश्चन के अंदर हम अप्लाई करते हैं। ध्यान से देखना, अगर इसी क्वेश्चन में आपको इथाइल एसीटेट का मोल फ्रैक्शन पूछ लिया जाए, इथाइल एसीटेट का मोल फ्रैक्शन अगर आपसे इसमें पूछा जाए इन वेपर फेज, अगर वेपर फेज में इसका आपसे मोल फ्रैक्शन पूछे तो हम कैसे करेंगे, देखो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल एसीटेट इन वेपर फेज किसके इक्वल होगा कि प्रेशर ऑफ इथाइल एसीटेट डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर अभी आपने कैलकुलेट किया कितना आ रहा है 44.2। अब प्रेशर ऑफ इथाइल एसीटेट की आपके पास ये था, ये आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये हमारे पास कितना है देखो 366 और 728,
यही है ना, इसको हम अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके देखो आपके पास ये क्या आएगा, 72.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.366। ये आपके पास बच्चे मल्टीप्लाई करके हमारे पास टर्म बन जाएगी 26.64। 26.64 ये आपके पास बन जाएगा। ये आपके पास प्रेशर यहाँ आ गया 26.64। इसको जब आप सोल्व करेंगे बच्चे, 26.64 इट इज डिवाइडेड बाय 44.2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.6। तो ये आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा इथाइल एसीटेट का, किसमें, वेपर फेज। क्लियर। वेपर फेज में अगर पूछ लिया जाए तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वेपर फेज ना पूछा जाए, फिर जो सिंपल हम अभी तक पढ़ रहे थे, फिर ये कैलकुलेट वैसे ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। तो ये बेटा आपके पास फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया इसमें। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हाँ जी बच्चे, पहले हम स्टार्ट करेंगे आइडियल सॉल्यूशन से। आइडियल सॉल्यूशन बेटा किसको बोला जाता है, ऐसा सॉल्यूशन बेटा विच ओबे राउट्स लॉ। विच ओबे राउट्स लॉ, जो राउट्स लॉ हमने अभी पीछे पढ़ा उसको फॉलो करे, उसको ओबे करे, मतलब वो जो कंडीशन है उसको फुलफिल करे। कब, एट ऑल दी कंडीशन ऑफ, at all the condition of temperature and concentration। at all the condition of temperature and concentration, कोई भी concentration आ जाए, कोई भी temperature आ जाए, जो solution राउट्स लॉ को फॉलो करेगा is known as ideal solution। उस solution को हम क्या बोलेंगे, ideal solution। क्लियर। तो इस चीज का बच्चे आपने आइडेंटिफिकेशन में ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास कोई दो लिक्विड है, टू लिक्विड ए एंड बी, दो लिक्विड आपके पास ए एंड बी, वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन। सपोज टू लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, तो होगा क्या, देन अट्रैक्शन फोर्सेस ऑफ, then attraction forces of AA, then attraction forces of AA and attraction forces of BB, मतलब A और A कंपोनेंट के बीच में जो अट्रैक्शन है, B और B के बीच में जो अट्रैक्शन है, are same as attraction forces between A and B। जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो A और B में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होगी वो सेम होगी, किसकी तरह, A की तरह और B की। आइडियल सॉल्यूशन तभी बनता है जब इस तरीके से अट्रैक्शन फोर्सेस सेम, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना। दूसरा बच्चे इसके अंदर क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जब आप ए और बी कंपोनेंट को मिक्स करोगे तो डेल्टा वी जो है आपके पास वो कितना रहेगा, 0। इसके साथ साथ जो डेल्टा एच आएगा मिक्सचर का, मतलब हीट चेंज, दैट विल बी आल्सो 0। ये दोनों कंपोनेंट बच्चे आपने इसमें ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा वी 0 का मतलब क्या है, मान लो आपके पास ए कंपोनेंट था 10 ml और बी कंपोनेंट था आपके पास 20 ml। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो आपका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कितना होगा, दैट विल बी 30 ml। अगर A 10 ml है, B 20 ml है, तो फिर सॉल्यूशन कितना होगा बच्चे इसके अंदर, सॉल्यूशन होगा बच्चे इसमें 30 ml। कुछ हमारे पास सॉल्यूशन ऐसे होते हैं कि A और B आपने 10 और 20 मिलाया और सॉल्यूशन 30 नहीं बना, 30 से ज्यादा बन गया, 30 से कम बन गया, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे, फिर नॉन आइडियल बोल। क्लियर। इसके अलावा बच्चे आप क्या ध्यान रखना है, टोटल प्रेशर जो निकलेगा आइडियल सॉल्यूशन का, टोटल प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन वो कितना आएगा बच्चे,
आप जैसे दोनों जितने भी कंपोनेंट है, सपोज दो कंपोनेंट और प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी। अब ए का प्रेशर आपने पढ़ रखा है राउट्स लॉ में, क्या आ जाएगा, एक्स ए इंटू प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर स्टेट प्लस एक्स बी इंटू प्रेशर ऑफ बी इन इट्स प्योर स्टेट। तो ये आपके पास टोटल प्रेशर है। ये सब कंडीशंस मैंने आपको किसकी बता दी, आइडियल सॉल्यूशन। इसके जस्ट ऑपोजिट जो बातें आएगी वो किसकी आ जाएगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। पहला, जो राउट्स लॉ को फॉलो ना करो हर कंडीशन पे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, जो हर कंडीशन पे राउट्स लॉ को फॉलो ना करे। मतलब क्या हुआ कि मान लो ए के प्रेशर की आप बात कर रहे हो, जैसे प्रेशर ऑफ ए मैं लिखता हूं, तो इट इज नॉट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ इट्स क्लोज, इसके इक्वल नहीं आए। बी की बात करूं तो इसको नहीं ऐसे करो, इट इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड प्रेशर ऑफ बी इन इट्स क्लोज स्टेट, ये इसके इक्वल नहीं होगा। अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर सॉल्यूशन का भी हम ऐसा कहेंगे, इट इज नॉट इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ बी, ये इसके इक्वल नहीं। क्लियर? तो ये बच्चे नॉन आइडियल आ जाएगा। जैसे डेल्टा वी वाला पढ़ा वो भी ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा वी मिक्सचर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड डेल्टा एच, मतलब जो चेंज है वो इसमें जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसके अंदर वैल्यू है। क्लियर? ये नॉन आइडियल आ गया, जस्ट आइडियल के ऑपोजिट। अब बच्चे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है इसकी हमारे पास टाइप्स होती हैं। फर्दर टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये हमारे पास फर्दर बच्चे दो तरह का होता है। नॉन आइडियल, पहला इसके अंदर बताता हूं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। अब ये पॉजिटिव डेविएशन से मतलब क्या है, सुनना बच्चे ध्यान से। इन सच सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखिएगा। इन सच सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाउंड greater, vapor pressure of solution found greater than the expected vapor pressure, than the expected, कहता जितना वेपर प्रेशर हमें लगता है होना चाहिए उससे ज्यादा वेपर प्रेशर होता है पॉजिटिव डेविएशन। मतलब आप क्या कह सकते हो, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिख रहा है, ग्रेटर is greater than sum of pressure of A and pressure of B, मतलब उसके कंपोनेंट से। इसको अगर एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, sum of vapor of solution is greater than XA into P naught A plus XB into P naught B, इनसे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्लियर? वेपर प्रेशर बच्चे ज्यादा कब होगा सॉल्यूशन का, ये सोचने वाली बात है। देखिए ऐसा कब पॉसिबल है, when attraction forces become weaker, जब आप दोनों कंपोनेंट को मिलाओ और दोनों कंपोनेंट की जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो वीक हो जाएंगी। वीक हो जाएगी अट्रैक्शन फोर्सेस, तो उससे क्या होगा, हीट करने से वेपर्स ज्यादा बनेंगे, इसीलिए सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, दैट प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन XA into P naught A. Similarly, pressure of B is greater than XB into P naught A. क्लियर? तो ये आपके पास इसके अंदर बच्चे प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी आपके पास है। क्योंकि इक्वल तो होता नहीं है इसलिए यहाँ पे ग्रेटर होगा। अब बात आ गई डेल्टा वी और डेल्टा एच की। हमने ये भी लिखा था कि डेल्टा वी मिक्सचर is not equals to 0 and delta H mixture is not equals to 0। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा इसके अंदर वैल्यू, हम इसके अंदर क्या लिखेंगे कि डेल्टा V की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी और जो डेल्टा H की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव आएगी। तो ये सिंपल आपका याद रह जाएगा नेम से ही कि पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा H और डेल्टा V की वैल्यू भी क्या आ जाती है, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम आपका इसमें इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा इसलिए वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब क्या होता है,
कि आपकी रिएक्शन इसमें कैसी होगी, एंडोथर्मिक, मतलब ये हीट एब्जॉर्ब करने वाला प्रोसेस है। एंडोथर्मिक के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है। क्लियर? ये आ गया बच्चे आपके पास पॉजिटिव डेविएशन। अब बेटा जो दूसरी टाइप है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसकी दूसरी टाइप विद नेगेटिव डेविएशन, ये जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जो पॉजिटिव डेविएशन में चेंजेस आ रहे हैं उसके ऑपोजिट चेंजेस किसमें आएंगे, नेगेटिव डेविएशन के अंदर उसके ऑपोजिट चेंजेस आ जाएंगे। आप क्या कह सकते हो, दैट प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। दूसरा आप क्या कह सकते हो, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन XA इंटू पी नॉट ए प्लस XB इंटू पी नॉट बी। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कह सकते हो, PA is less than XA into P naught and PB is less than XB into P naught। क्लियर? इसके अलावा डेल्टा V की बात करें तो डेल्टा V मिक्सचर की अगर हम बात करें, इसमें डेल्टा V मिक्सचर विल बी नेगेटिव, मतलब वॉल्यूम कम होगा, और डेल्टा H मिक्सचर विल बी नेगेटिव, मतलब आपकी रिएक्शन इसमें एक्सोथर्मिक हो, मतलब हीट इसके अंदर इवॉल्व हो। क्लियर? ऑपोजिट हो गया ना उसका जस्ट। तो ये बच्चे आपने इसके अंदर ध्यान रखना है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। इसके अंदर बेटा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जो मैं आपको इसमें एग्जांपल दे रहा हूं आप इसको याद रखें, ठीक है? इतनी जरूर याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो नेगेटिव डेविएशन में एग्जांपल आ जाती है बच्चे एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो ये नेगेटिव सॉल्यूशन बनाएगा, नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। दूसरी एग्जांपल बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। थर्ड एग्जांपल एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन। ये एग्जांपल आपने बेटा इसमें याद रखना नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर? ऐसे में आपको आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव डेविएशन के साथ था, इसके अंदर भी बच्चे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल मेंशन कर देता हूँ पॉजिटिव के साथ। इसमें आप लिख सकते हो एग्जांपल एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड दैट इज CH2, एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल दैट इज C2H5OH, थर्ड इज ethyl alcohol C2H5OH plus water, fourth is carbon tetrachloride that is CCl4 plus chloroform CHCl3। ये बच्चे इतने एग्जांपल जो मैंने आपको दी ये आपने सभी ने याद रखनी है इतनी, ठीक है? ये पॉजिटिव डेविएशन में एग्जांपल है और ये आपके पास नेगेटिव डेविएशन। ये आपका बच्चे नॉन आइडियल का सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे टॉपिक कवर हो जाता है। यहां तक बच्चे हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, इसको आप अच्छे से सुनना समझना, फिर भी कोई डाउट रहता है तो उसको हम डाउट क्लास के अंदर बेटा आगे क्लियर करें। ओके, थैंक यू।